हाँ जी, करें शुरू बेटा। सो एक बार फिर से ऑफिशियली गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हमने अपना नया टॉपिक स्टार्ट करना है। लास्ट क्लास तक हमारे दो छोटे से टॉपिक खत्म हो गए थे, एक ईसॉप खत्म हुआ था और एक हमने 1 घंटे का टॉपिक किया था, कौन सा, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स, डीवीआर वाला। आज हमने अपने पास एक नया टॉपिक शुरू करना है और एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है? 10 to 15 मार्क्स तक आया हुआ है हाईएस्ट, और 10 मार्क्स में रेगुलर बेसिस पे एग्जाम में आता है। तो एक बार आपके सामने थोड़ा सा पहले उसका पास्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर आगे चलेंगे, आज की क्लास को शुरू करेंगे। एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे सब मुझे कंफर्म करेंगे क्या आपके पास आवाज वगैरह सब सही तरह से आ रही है? साउंड वीडियो बेटा क्लैरिटी एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। अगर सब कुछ सही है तो आपके साथ फिर हम आगे की क्लास को शुरू करें। बेटा आप में से कोई बच्चा जो भी ग्रुप में हो, इस वाले ग्रुप के अंदर है, तो प्लीज मैसेज डाल देना, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ऑडियो विजुअल फाइन, सब बढ़िया, ठीक है, चलो जी। बच्चा ये एक बार आपके साथ मैं आपको दिखाऊं अब तक के बेसिस पर टॉपिक वाइज लिस्ट। आप सब स्क्रीन पे देख पा रहे हैं? फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं, कौन सा है? मिसलीनियस कंपनी अकाउंट्स, देख लीजिए। और 3 टॉपिक थे इसके अंदर, कौन कौन से? ईसॉप, बायबैक और इक्विटी शेयर्स। ये जो ये ब्लू कर रखा है ना स्क्रीन को, मैंने ये ब्लू इसलिए कर रखा है कि टॉपिक हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ब्लू के अलावा एक येलो पार्ट देख रहे होगे आप, येलो पार्ट ऐसा है जिसके चांसेस थोड़े से कम है, तो हमने ब्लू पार्ट रखा था, देखो। और ये मई 22 के लिए रखा था कि भाई मई 22 के एग्जाम में तीनों टॉपिक के आने के चांसेस हैं, और तीनों ही आए। ईसॉप कितने मार्क्स में आया? 5। इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स कितने मार्क्स में आया? 5। और बायबैक कितने मार्क्स में आया? 10। तो इसका मतलब 20 मार्क्स में चैप्टर आया। और उसके बाद अगर इसमें और आगे की बात करूं तो ये देखो, इसकी थोड़ी सी पास्ट हिस्ट्री ईसॉप की देख लो एक बारी। मई 18, नवंबर 18, जून 19, नवंबर 19, नवंबर 20, जैन 21, जुलाई 21, दिसंबर 21, और अभी इस बार भी मई 22। यानी कि अब तक हुए सीए इंटर के हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया। उसके बाद बीच में क्या आया आपके पास? ये बायबैक का टॉपिक। बायबैक चेक करो कब कब आया रखा है, मई 18, जून 19, उसके बाद नवंबर 19, जैन 21, जुलाई 21, दिसंबर 21, और इस बार वाला मई 22 में भी आया है। और जो लास्ट का टॉपिक है ये वाला, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स, ये अभी नवंबर 20 के बाद से रेगुलर हो गया है, मतलब कि पिछले 5 अटेम्प्ट से लगातार आया है। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक रहेगा हमारा? बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। अपने पास सब हेडिंग डाल रहे हैं, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। गुड आफ्टरनून एवरीवन, जितने भी बच्चे वर्चुअल क्लास में हैं इस वक्त पर। सब बच्चे बेटा हेडिंग डाल लीजिए, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। एग्जाम के लिए मैं आपको बता रहा हूं कितने मार्क्स में आने वाला है। 10 का तो है, हो सकता है 5 में भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है कि 5 में आ गया तो ऐसा लगे कि सर 10 का बोला था 5 आ गया। इसमें 5 वाले टॉपिक भी हैं, 10 वाले टॉपिक भी हैं, और 15 मार्क्स वाले टॉपिक भी हैं। लेकिन इसे शुरू करें इससे पहले थोड़ा बहुत आपसे इसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली में अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जिसने कभी तक इंटर ग्रुप 1 ना पढ़ा हो? कोई नहीं, सबने पढ़ रखा है। तो इंटर ग्रुप 1 के अंदर हमने एक चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर का नाम था, वो भी एक्चुअली में मिसलीनियस ही था, मिसलीनियस कंपनी अकाउंट्स के अंदर एक टॉपिक था, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। याद है आप सबको? रिडम्पशन का मतलब क्या? पैसे वापस करना। किसके पैसे वापस करें? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के। अच्छा, एक और चैप्टर भी पढ़ा आपने वहां पर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। वहां पर भी क्या था? डिबेंचर्स वालों के पैसे वापस करना। अब यहां पर क्या है? रिडम्पशन क्यों नहीं? बायबैक किसका है?
इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन मैं बोल रहा हूं बाय बैक वर्ड, हम क्या नहीं बोल रहे हैं? रिडम्पशन। कोई रीजन है? बायबैक किसकी मर्जी से? क्यों रिडम्पशन अपनी मर्जी से नहीं हो सकता? स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है। अगर हम बात करते हैं रिडम्पशन वर्ड की, तो रिडम्पशन वर्ड लग रहा है किसके आगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के आगे और डिबेंचर्स के आगे। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स का एक टाइम पीरियड फिक्स्ड होता है। बायबैक का टाइम पीरियड कब फिक्स होता है? या इक्विटी शेयर वालों के पैसे कब वापस देने होते हैं? फिक्स है, वो कंफर्म है, होगा ही होगा? नहीं। अगर कंपनी के पास सरप्लस फंड्स भी हैं तो ये जरूरी नहीं है कि कंपनी पैसा वापस करे। जब मैं आपको एज अ इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी में लेकर आऊं, आप सब लोग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें, तो मैं आपको क्या बोलूं कि मैं आपके पैसे कब वापस करूंगा? मैं प्रेफरेंस शेयर से कैसे बोलता हूं ऐसी बात? टाइम फिक्स होता है। कितना टाइम होता है? कुछ 10 इयर्स और 30 इयर्स या 20 इयर्स 30 इयर्स, कुछ कितना होता है? नॉर्मल कंपनीज के केस में 20 इयर्स 30 इयर्स समथिंग, कुछ ऐसे टाइम पीरियड चलते हैं। इक्विटी के केस में क्या है? कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, लेकिन कभी तो पैसा वापस होगा। कब? जब कंपनी क्या होगा? वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप से पहले वापस कर सकते हैं? बताइए, वापस कर सकते हैं। आपने इसके रिगार्डिंग कंपनी लॉ में एक सेक्शन पढ़ा है, सेक्शन नंबर 68। यस, वेरी गुड। 68 से लेकर 70 तक बायबैक के बारे में ही बताया गया है कि अगर आप अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर्स का बायबैक करना चाहते हैं तो इन सब के लिए सेक्शन 68 टू 70 की बातें बताई जाएंगी। अगर आपको थोड़ा बहुत और सेक्शन याद है तो कुछ बैक बायबैक की लिमिट भी होती थी, 25%। आप मैक्सिमम बायबैक कितना कर सकते हैं? 25%। किसका? पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। कुछ याद आ रहा है धीरे धीरे? ये कुछ कंपनी लॉ की बातें हैं। ऑल्दो इन कंपनी लॉ की बातों को हमने यूज करना है नहीं करना है? करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहां पर दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो सिंपल सा क्वेश्चन ने ये बोला कि भाई इतने शेयर्स का बायबैक कर लो, और दूसरा ये क्वेश्चन हमें डाटा देगा और कहेगा निकाल के बताओ कि कितने शेयर बायबैक मैक्सिमम हो सकते हैं। तो दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक नॉर्मल जर्नल एंट्री बेस्ड और दूसरा क्या? कंडीशंस को फुलफिल करते हुए नंबर ऑफ शेयर्स निकालिए और फिर जाकर बायबैक करिए। और अगर मैं कंडीशन और जर्नल एंट्री दोनों जोड़ दूं तो एग्जाम में 15 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है विद बैलेंस शीट। तो अगर मान लीजिए सिर्फ जर्नल एंट्री क्वेश्चन आया तो 5 से 10 मार्क्स के बीच में है, सिर्फ कंडीशन क्वेश्चन आया तो 5 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, और अगर दोनों कंबाइंड एक साथ आ गए तो कितने का हो गया? 15 का। दोनों कंबाइंड एक साथ 10 में भी आ सकते हैं, बट इसका मतलब क्या होगा? पेपर को लेंदी बनाने की कोशिश की गई है। तो ये हो सकता है कि 10 मार्क्स में दोनों काम करने के लिए आ जाएं, लेकिन इन दैट केस आपके लिए पेपर वो लेंदी ही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि इन दोनों की वेटेज मिलाकर वो 15 तक पहुंच जाती है। चलिए कोई नहीं, धीरे धीरे बात सबके बारे में बात करेंगे और इसके आगे बात बढ़ते हैं आपके साथ। तो आपने एक कंडीशन मुझे बताई 25% होता है कुछ, है ना? अच्छा, 25% के लिए कोई रेजोल्यूशन वगैरह पास करना पड़ता था? ऑर्डिनरी या स्पेशल? स्पेशल। मेन तो बैंक क्या आपके लिए? स्पेशल तो है। अच्छा, कुछ और लिमिट भी थी बोर्ड के पास पावर? अगर 10% तक का बायबैक है तो बोर्ड रेजोल्यूशन से ही काम चल जाएगा। अच्छा, अगर मेरा इक्विटी शेयर फुली पेड अप नहीं है तो बायबैक हो पाएगा? अच्छा, आप सबने कुछ पहले पढ़ रखा है, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना है तो उसको भी पहले क्या बनाना पड़ता था? फुली पेड अप। अगर आपने बोनस शेयर इशू करने हैं तो भी आपको पहले अपने इक्विटी शेयर्स क्या करने पड़ते थे? फुली पेड अप। यहां पर भी वही चीज है, आप अपने इक्विटी शेयर्स का बायबैक तभी कर पाएंगे जब आप उन्हें क्या बना दें? फुली पेड अप। पॉइंट समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं इस बात से? तो बायबैक का मतलब सिंपल सा है कि हम अपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा वापस करने वाले हैं। अच्छा, जब हम पैसा वापस करेंगे तो पैसा आएगा कहां से? सोर्स क्या होगी? रिटेन्ड अर्निंग समझते हैं आप सब? मतलब कुछ और बेटर वर्ड जो आप सबने पहले भी पढ़ा है? फ्री रिजर्व्स। क्या बोल सकते हैं उसे? फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व्स वो रिजर्व्स हैं जो किस पर्पस के लिए यूज करते थे? किसी भी पर्पस के लिए? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए।
फ्री रिजर्व को ये बोलना गलत होगा कि हम उसे किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि जो रिजर्व डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है वो आपके लिए कौन सा रिजर्व है? फ्री रिजर्व है। उसके अलावा कोई और ऐसा रिजर्व है जो कभी रिस्ट्रिक्टेड था लेकिन बायबैक के लिए काम आए? सिक्योरिटीज प्रीमियम। सेक्शन याद है 52 सबसेक्शन 2 में बताया गया था उसकी यूटिलाइजेशन के बारे में कि आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ परचेज इट्स ओन शेयर, दैट इज बायबैक। उसके अलावा कोई और ऑप्शन है? भाई आपने अपना फ्री रिजर्व यूज कर लिया, आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर लिया, सीआरआर तो बनता था इनसे, सीआरआर तो बनता था इससे, लेकिन एक और चीज भी है जिसके थ्रू आप बायबैक कर सकते हैं, ITUS। इसकी टोपी उसके सर, सुना है ना ये नाम? ये नाम का मतलब क्या है? अगर मुझे इक्विटी वालों का पैसा वापस करना है तो प्रेफरेंस वालों से पैसा ले आता हूं, प्रेफरेंस से पैसा आएगा, पुराने वाले इक्विटी वालों का पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो ये तरीका भी होता है, लेकिन क्वेश्चन बताएगा कि हमने न्यू इशू करना है या नहीं करना है अकॉर्डिंगली। तो इन सब के बारे में हम बातें करेंगे आपके साथ। सबसे पहले आप सब हेडिंग डाल रहे थे, क्या हेडिंग डाली आप सब ने? बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। अच्छा, थोड़ा सा ना राइटिंग को लेकर हो सकता है कि कुछ वर्ड ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा, अभी मेरा लैपटॉप ठीक नहीं हुआ है, तो जहां भी लगे कि कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। सेक्शन कहां से कहां तक चलेगा बेटा? 68 to 70। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल में 22 के अटेम्प्ट में कितने मार्क्स का आया है? 10 मार्क्स का। और मैं अभी भी इसे बोलूंगा कि ये एग्जाम के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। सो आपके पास बेसिकली 3 तरह की सिक्योरिटीज होती हैं जिनका आप इश्यू या रिडम्पशन या बायबैक करते हैं। सबसे पहली कौन सी थी बेटा? बोलिए। प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसका भी क्या होता है? रिडम्पशन। बिकॉज इसका टाइम पीरियड क्या है? फिक्स है। क्लियर है? इसी तरह से एक और सिक्योरिटी भी है, कौन सी? डिवेंचर्स। इसका भी क्या होता है? रिडम्पशन, क्योंकि इसका भी टाइम पीरियड क्या है? फिक्स्ड है। साथ साथ लिख सकते हैं आप। सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो चाहे डिबेंचर्स हो, दोनों का टाइम पीरियड फिक्स है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में, तो उसके लिए रिडम्पशन वर्ड यूज करना सही होगा गलत होगा? गलत होगा। तो रिडम्पशन वर्ड लिखकर कट करना है। नो टाइम पीरियड इज फिक्स्ड। तो कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। पेमेंट विल बी मेड एट द टाइम ऑफ, कब कर सकते हैं हम पेमेंट? वाइंडिंग अप पे। आपको पता है आपके ग्रुप 2 में एक चैप्टर भी है इस चीज को लेकर, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का। एग्जाम में 5 से लेकर 10 मार्क्स तक की वेटेज का चैप्टर है वो, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। और बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स कैन बी डन, it can be made under section 68 to 70। सो कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, इसीलिए वहां पर आप रिडम्पशन वर्ड यूज ना कर कर आप क्या वर्ड यूज करेंगे? बाय बैक।
वाइंडिंग अप के टाइम पे जो पैसे दे रहे हो बाय बैक कैसे हो सकता है? आप खरीद थोड़ी रहे हो, और इवन वहां पे तो पूरी पेमेंट हो भी नहीं पाती वाइंडिंग अप के टाइम पे, तो बहुत ही कम पेमेंट होती है और कई बार पेमेंट नहीं भी होती है, तो वहां पे उसे बाय बैक नहीं कह सकते। बताइए यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? कुणाल, कैपिटल रिजर्व कभी भी फ्री रिजर्व में काउंट नहीं होता बेटा। शिखर बिल्कुल सही, न्यू इशू बोल सकते थे हम, जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन था वो न्यू इशू में काउंट होता है। सो प्रेफरेंशियल कैपिटल डिबेंचर्स का टाइम पीरियड फिक्स था, और आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल में कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। वहां पर आप पेमेंट करेंगे कब? एट अ टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, या फिर पेमेंट हो सकती है किसके अकॉर्डिंग? बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर अंडर सेक्शन कौन सा? 68 to 70। सो अब बेसिकली बायबैक है क्या? बायबैक का मतलब क्या? पेमेंट वापस करना। किसका पैसा वापस करने वाले हो? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। कब करोगे? जब भी कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी रिगार्डिंग बायबैक। और उसके लिए सबसे मेन चीज इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि बायबैक के लिए आपके इक्विटी शेयर्स का क्या होना जरूरी है? फुली पेड अप। और उसके अलावा उन कंडीशंस का फुलफिल होना जो कंडीशन आपको बताई जाएंगी 3 टेस्ट के अकॉर्डिंग। 3 टेस्ट के अंदर आपके पास पहला टेस्ट है रिसोर्स टेस्ट। कौन सा टेस्ट है आपका? रिसोर्स टेस्ट। दूसरा टेस्ट है आपके पास शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, और तीसरा टेस्ट है आपका डेट इक्विटी टेस्ट। डेट इक्विटी रेशियो आता है बायबैक के लिए कितनी होती है? 2:1। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इन तीनों टेस्ट के बारे में लिखना है, बायबैक के बारे में लिखना है, और फिर जाकर इनकी जर्नल एंट्रीज के बारे में लिखेंगे। जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप डेबिट क्रेडिट बताने वाले हैं, मैं तब एंट्री लिखने वाला हूं, ठीक है? तो अपने पास आप नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहे हैं अपने पास बायबैक का मीनिंग लिखेंगे पहले तो, और उसके बाद फिर आगे की बातें करेंगे। ये लीजिएगा। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर मींस क्या है? रीपेमेंट। किसका रीपेमेंट बेटा? इक्विटी शेयर कैपिटल टू किसको? इक्विटी शेयर होल्डर। एंड बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर विल बी मेड ओनली व्हेन इक्विटी शेयर्स आर फुली पेड अप। इफ दे आर पार्टली पेड अप देन कन्वर्ट देम इनटू फुली पेड अप थ्रू फाइनल कॉल। अच्छा एक बात सुनो, आपने 10 रुपए का शेयर सिर्फ 7 रुपए ही मांगे हैं, तो क्या आपका शेयर मैं कह सकता हूं कि पार्टली कॉल्ड अप है? पार्टली कॉल्ड अप समझते हैं आप? मैंने पूरा पैसा मांगा है, नहीं मांगा? मैंने कितना मांगा था? सिर्फ 7, तो मुझे 3 रुपए मांगने पड़ेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं इस बात से? अच्छा मैंने 3 रुपए मांगे, 3 रुपए पूरे मिल जाएं तो क्या शेयर फुली पेड अप बन जाएगा? अच्छा मैंने 3 रुपए मांगे, किसी ने पैसे नहीं दिए, तो क्या उसका शेयर फुली पेड अप बनेगा? जिन्होंने दिया होगा सिर्फ उन्हीं का शेयर फुली पेड अप बन सकता है। और ये काम प्रैक्टिकल लाइफ में हो सकता है कि भाई आपने इस पैसा सबसे मांगा लेकिन सबका पैसा नहीं आया। ऑल्दो हमारे पास यहां पर ऐसा कोई केस नहीं है कि जो हमने पैसा मांगा हो और सबके पैसे ना आए हो। इन केस कभी ऐसा हो जाए तो आप सिर्फ उन्हीं शेयर्स का बायबैक करेंगे जो शेयर्स आपके क्या हैं? फुली पेड अप। लिखना शुरू करिएगा। एक और एक काम करिए, पहले थोड़ा पूरा पढ़ लेते हैं फिर एक साथ लिखिएगा। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बिफोर बायबैक। सबसे पहला पॉइंट क्या बेटा? ऑथराइजेशन कहां से मिलनी चाहिए? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से। उसके बाद क्या पास करना पड़ेगा आपको? स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन किस केस में? अगर आपका बायबैक कितने परसेंट से ऊपर है? 10% से ऊपर है। 10% किसका बेटा? पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। एक चीज बहुत ध्यान से बताना, इस फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी भी हम आएगा या नहीं आएगा? बोलिए, क्या सिक्योरिटी में फ्री रिजर्व होता है? नहीं होता है। लेकिन क्या सेक्शन 68 के लिए फ्री रिजर्व है या नहीं है? है। 52 सब सेक्शन 2 ने अलाउ किया सिक्योरिटी भी हमको यूज करने के लिए, तो वो यहां पर कंसीडर किया जाएगा। उसके अलावा अगर आपका बायबैक अप टू 10% है तो किस चीज से काम चल जाएगा? बोर्ड रेजोल्यूशन से। अच्छा जो आपका रेजोल्यूशन पास हो रहा है उसके कितने टाइम के अंदर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा बायबैक को? विद इन 1 ईयर। और उसके अलावा रिसोर्सेस कौन कौन सी चाहिए आपको? पढ़िए, आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, और क्या है? आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, और एक और चीज क्या लिखी है? इश्यू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज, और एक पुराना रिजर्व जिसका पीछा आपको अभी फिर से करना पड़ेगा, या वो आपका पीछा करेगा, जिसका नाम क्या था? CRR। CRR का फुल फॉर्म याद है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कब बनाया करते थे? हम ग्रुप 1 या तो दे के बैठे हैं या देने वाले हैं, तो हमें याद भी होना चाहिए।
अगर हम फ्री रिजर्व को यूज कर रहे हैं फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या फिर यहां पर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो हमें उतना अमाउंट जितना हमने फ्री रिजर्व से निकाला है वो हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा कहां पर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। इससे किसको सिक्योरिटी मिलती थी, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। वो सिक्योरिटी कैसे मिलती थी, वो केसेस मैंने उस टाइम पे भी डिस्कस किए हैं, मैं यहां पर फिर से डिस्कस करूंगा कि उनकी सिक्योरिटी कैसे इफेक्ट करती है। इसलिए उसका पॉइंट देखो, ऑल दो उस चीज से आपको यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर आप कोई चीज बना रहे हो तो क्यों बनानी पड़ रही है उसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान से पढ़िएगा, पॉइंट क्या लिखा हुआ है आपके पास। इफ कंपनी बाय बैक इट्स इक्विटी शेयर आउट ऑफ फ्री रिजर्व, देन कंपनी शुड क्रिएट अ रिजर्व नोन एज CRR by using free reserve which includes securities premium। अब सिक्योरिटी प्रीमियम में जहां जहां रिस्ट्रिक्शन थी ना वो सारी आपके काम की आ गई। अब आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हो किस चीज के लिए, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स के लिए। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अगला पॉइंट, कंडीशन चेक करिए, कितनी कितनी लिमिट थी बेटा, शेयर रिसोर्स टेस्ट के अकॉर्डिंग 25% किसका लेना है आपको, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग कितना मैक्सिमम बायबैक कर सकते हो, 25% ऑफ किसका, पेड अप के आगे एक वर्ड भी लिखा है इक्विटी कैपिटल। ये बड़ी कंफ्यूजन होती है एग्जाम के अंदर, आपने पेड अप कैपिटल लिख लिया लेकिन उसके अंदर इक्विटी आना है, प्रेफरेंस आना है, दोनों आना है, बड़ी कंफ्यूजन है। तो इसलिए पेड अप लिखा हुआ है साफ साफ, क्या इक्विटी कैपिटल, इसको अंडरलाइन करिएगा लिखते वक्त भी। और उसके अलावा डेट इक्विटी रेशियो के लिए क्या लिखा हुआ है, रेशियो क्या रहेगी बेटा, 2:1 मैक्सिमम है, लेकिन डेट के लिए फिर से कंफ्यूजन है। आप जब कभी 12th में थे ना, डेट इक्विटी रेशियो पढ़ते थे, तो वहां पे डेट अपॉन इक्विटी में डेट सिर्फ कौन सा लिया करते थे, लॉन्ग टर्म डेट। लेकिन यहां पर क्या क्या है, लॉन्ग टर्म भी है और शॉर्ट टर्म भी है। इसके जब क्वेश्चन करेंगे इसके बारे में और बातें भी होंगी। बताइए यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो आइए पहले एक बार इस वाले पार्ट को नोट करेंगे। ऑनलाइन से किसी को कोई डाउट है यहां तक तो बताइए बेटा, वरना नोटिंग करना शुरू कर दीजिएगा। जो भी डाउट वगैरह हो तो आप यहां पे मुझे प्लीज बताइए। सर बायबैक में कि पैसे कॉल्स इन एरियस से एडजस्ट हो सकता है क्या, बेटा कॉल्स इन एरियस का मतलब हो गया कि आपके पैसे पूरे मिले नहीं। जब तक पूरे मिले नहीं इसका मतलब आपका शेयर फुली पेड अप बना नहीं, और फुली पेड अप नहीं है तो बायबैक पॉसिबल नहीं है। सर वो तो पता था, बट क्या कैपिटल रिजर्व यूज हो सकता है बायबैक के लिए, बेटा जब कैपिटल रिजर्व फ्री रिजर्व ही नहीं है, सिक्योरिटी भी हमें नहीं है, तो बायबैक के लिए कैसे यूज होगा, पॉसिबल ही नहीं। प्रेफरेंस रिडीम करते टाइम प्रेफरेंस शेयर्स एंड बोनस शेयर्स व्हेन प्री रिजर्व्स आर यूज्ड, एग्जाम में सर थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है इस टॉपिक से। दीप्ति बेटा आ सकता है, इसीलिए हम थोड़ी बहुत थ्योरी ना एडवांस अकाउंट में जहाँ जहाँ मुझे इंपॉर्टेंट लगती है वहाँ पर इसको लिखवाते ज़रूर हैं। कुछ कंडीशन बेस्ड थ्योरी आ जाए तो इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट में भी लास्ट चैप्टर में भी हमने देखा था कि थोड़ी बहुत थ्योरी कहीं ना कहीं किसी तरह से पूछी जा सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि कई बार 10 मार्क्स में बायबैक का क्वेश्चन आए, जहां पर पहले वो बायबैक की कंडीशन आपसे लिखवाए और फिर जर्नल एंट्रीज करवाए, बायबैक का मीनिंग पूछ ले, उसकी कंडीशंस पूछ ले। तो इसीलिए थोड़ा बहुत जो जो काम की चीज़ें हैं वो हम क्लास में ही लिखेंगे, और आपको जब अपनी रिवीजन करनी है तो वो थ्योरी वाला पार्ट इन्हीं कॉपी से ही करना होगा। बता देना स्लाइड कब चेंज करनी है, मैं चेंज कर दूंगा।
बेटा अभी लगाता हूँ लास्ट स्लाइड, एक बार आप इसे फिलहाल नोट कर लो, मैं लास्ट स्लाइड भी लगा दूंगा अभी। सेकंड स्लाइड चेंज कर दूं? सेकंड स्लाइड सबकी हो गई है? थर्ड स्लाइड डन, कर दो चेंज।
हाँ जी, कंप्लीट हो गया सबका, कर सकते हैं शुरू आगे। यश, मुझे आपकी चैट्स मिल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। कंडीशन वाला क्वेश्चन आएगा तो जरूर पूछेंगे, और इवन जब कंडीशन वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको खुद बतानी भी चाहिए कि भाई आप जब भी कोई कंडीशन वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि भाई रिसोर्स टेस्ट के अकॉर्डिंग 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स मैक्सिमम कैन बी बॉट बैक। तो आप प्रॉपर लिखेंगे उसके बारे में, उसमें स्पेसिफाई करेंगे कि पेड अप कैपिटल में क्या आएगा, फ्री रिजर्व में क्या आएगा, प्रॉपर तरीके से। पांचों कंडीशन कौन सी? वो जो पीछे वो वाली बताई थी? नहीं, आपको इन तीनों के बारे में बताना पड़ेगा, इन तीनों के बारे में। अगर प्रॉपर आपसे पूछा जाए कि भाई बाय बैक क्या होता है, तब उसके बारे में आप बता कर आएंगे वो सब चीजें। हाँ जी, आपकी फर्स्ट स्लाइड रह गई थी, फर्स्ट स्लाइड में एक बार दोबारा से लगा रहा हूं, तो फर्स्ट स्लाइड एक बार जल्दी से नोट कर लीजिएगा। बाकी सब बच्चे अब आगे की बातों को सुनेंगे ध्यान से। यहां से आपका जर्नल एंट्री का प्रोसेस शुरू होगा। आपने क्या करना है? इक्विटी शेयर्स का बायबैक। सिंपल से वर्ड्स में बोले तो इक्विटी वालों के पैसे वापस देने हैं। यहां इससे इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। याद करो, अपने बचपन 12th क्लास में आपने शेयर्स को इश्यू करना सीखा था। इश्यू करने के लिए आप एक एंट्री करते थे, सबसे पहली एंट्री एप्लीकेशन वाली। क्या एंट्री हुआ करती थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और फिर उसी एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करते थे शेयर कैपिटल में। तो एंट्री बनती थी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इन दोनों का नेट क्या बनता था? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब ये शेयर कैपिटल इक्विटी का था तो इक्विटी शेयर कैपिटल, जब आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किया तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो अल्टीमेटली जब भी कैपिटल इशू हुआ करता था तो आप इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते थे। अच्छा, आपने वहीं पर एक चीज और सीखी थी कि शेयर्स का फॉरफीचर भी होता था। याद है शेयर्स का फॉरफीचर? शेयर्स का फॉरफीचर किस रीजन से हुआ करता था? पैसा ना देने की वजह से, यानी कि आप ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी या अलॉटमेंट अमाउंट जो भी है, इस वजह से आपने उन शेयर्स का फॉरफीचर भी किया था। उस शेयर्स का फॉरफीचर करते वक्त आपने इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया होगा या डेबिट किया होगा? डेबिट किया होगा। मैं आपको एंट्री थोड़ी बहुत याद दिलाता हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर और कुछ कॉल्स इन एरियर्स। तो इसका मतलब जब कैपिटल इश्यू होता है तो आप क्या करते हैं? उसे क्रेडिट। और जब वो कैपिटल कैंसिल हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो आप क्या करते हैं? डेबिट। बायबैक में क्या होगा? डेबिट होगा। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए कि इक्विटी शेयर्स को खत्म करना है। खत्म करने के लिए मुझे क्या करना होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट। लेकिन इनसे भी पहले एक चीज सोचनी है कि क्या आपका इक्विटी शेयर फुली पेड अप है या फिर नहीं है। तो अगर वो फुली पेड अप नहीं है तो पहले क्या बनाना पड़ेगा? फुली पेड अप। फुली पेड अप के लिए एंट्री क्या होगी? फाइनल कॉल रिसीव की एंट्री या फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री? पहले फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री की जाएगी, और जब फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री होगी तो एंट्री होती थी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनके लिए आपने पर शेयर जो भी अमाउंट है, 2, 3, 5 रुपए जो भी होगा, वो ड्यू करना है। और उसके बाद अगली एंट्री एक और करके दिखानी है पैसा आने की। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर यहां तक की बात? तो सबसे पहला पॉइंट अब आप लिख रहे हैं अपने पास, और उसके अंदर हेडिंग डाल रहे हैं जर्नल। यश बेटा, 5 मार्क्स में भी कई बार क्वेश्चन ऐसा आया है जहां पर आपको एक ही कंडीशन का क्वेश्चन पूछा गया, तो जिस कंडीशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके हिसाब से आपको वो लिखना पड़ेगा। कंडीशन लिखने से बचना नहीं है बेटा, ये समझ लीजिए। कंडीशन लिखने से आपका फायदा ही है, नुकसान नहीं है। बेटा फोन म्यूट रखो। सो बेटा जर्नल में सबसे पहला पॉइंट किसके बारे में बात हो रही है?
हम क्या कर रहे हैं? कन्वर्जन किसका? कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स इनटू, किस में कन्वर्ट कर रहे हो बेटा? फुली पेड इक्विटी शेयर. सो कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स इनटू फुली पेड इक्विटी शेयर. और इसके लिए हमारा पहला पॉइंट क्या करना होगा? फाइनल कॉल मनी क्या की जाएगी? ड्यू. फाइनल कॉल मनी ड्यू. और फाइनल कॉल मनी ड्यू के लिए एंट्री क्या होनी चाहिए बेटा? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. नरेशन क्या होनी चाहिए? बीइंग फाइनल कॉल मनी क्या की गई बेटा? ड्यू. बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू. यहां तक का पॉइंट क्लियर? इसके बाद अगली एंट्री भी कुछ होगी. फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड. तो फाइनल कॉल मनी रिसीव के लिए आपने एंट्री क्या बताई मुझे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. नरेशन में बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड. डन. यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है. सो बेसिकली पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया जिससे आपका इक्विटी शेयर अब क्या बन चुका है? एक फुली पेड अप. अब जब फुली पेड अप हो चुका है तो इसके बाद आपने उनके पैसे क्या करने हैं? वापस. अच्छा, वापस जो करोगे तो क्या लगता है शेयर फेस वैल्यू पे वापस होगा या एक्स्ट्रा वैल्यू भी हो सकती है? एक शेयर 10 रुपए का है. बहुत ध्यान सुनना, बहुत एक अच्छा पॉइंट है आप लोगों के लिए. एक शेयर 10 रुपए का है, मार्केट में इस वक्त पर उसकी वैल्यू चल रही है 25 रुपए. आप कितने पैसे दोगे शेयर होल्डर को? 25 दोगे? 25 में तो मार्केट में ही बेच देंगे ना किसी को भी. आपको क्यों दें? पॉइंट समझ में आ रहा है? और ये चीज हेल्प करती है. कंपनीज जानबूझकर कई बार क्या करती है? बायबैक लेकर आती है ताकि उसका मार्केट प्राइस क्या हो सके? ऊपर जा सके, कंट्रोल उसके पास वापस आ सके. ये सब इसके बेनिफिट्स भी हैं बायबैक करने के. तो अगर मार्केट में मैं 25 रुपए का ही ऑफर दूंगा सबको, मान लीजिए आप मेरी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, मेरा शेयर मार्केट में जो मिल रहा है 25 रुपए का मिल रहा है. अब मैं आपको बोलूं जी आप अपने शेयर मुझे वापस दे दो, तो आप बोलोगे सर कितने पैसे दोगे? मैंने 25 दूंगा, मार्केट प्राइस चल रहा है. सर 25 तो वहीं मिल ही रहा है ना, फिर आपसे क्या फायदा करने का? अब बात करो 27 की, 28 की, 30 की, 40 की, तब हम आपको वापस देंगे. तो इससे क्या होगा? मार्केट में डिमांड बढ़ने लगेगी, उसकी वजह से प्राइस अब जाएगा. पॉइंट समझ में आता है? तो इसका मतलब यहां पर जो बायबैक होगा वो दो तरह से होगा. एक तो पार पे 10 रुपए का शेयर कितने पे बायबैक किया गया? 10 पे. ऑल्दो किसी भी क्वेश्चन में मिलेगा नहीं ऐसा केस, हमेशा क्या मिलेगा? प्रीमियम पे बायबैक हो रहा है. तो आप अगला पॉइंट लिख रहे हैं, पॉइंट नंबर 2, कैंसिल हो जाएंगे शेयर. इससे तो आपका अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज करता है. लीजिए बेटा, तो यहां पर आपका सेकंड पॉइंट क्या बनने वाला है? अमाउंट ड्यू टू, किसको ड्यू कर रहे हो बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर. अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर. और इसमें ए पॉइंट
जो किया जाएगा वो किस पे किया जाएगा, एट पार, और बी पॉइंट क्या होगा, एट प्रीमियम, एट पार या फिर एट प्रीमियम। बताइए प्लीज, एट पार पे एंट्री क्या होनी चाहिए, कैपिटल बढ़ने वाला है, कम होने वाला है, कम होने वाला, और कैपिटल कम हो तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एंट्री में क्या डेबिट करूं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। क्या डायरेक्टली पेमेंट कर दें, नहीं, पहले किसको ड्यू किया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, बीइंग अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर, बीइंग अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर। और अगर यही काम प्रीमियम पे होने वाला है तो इक्विटी शेयर एप्पल अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। उसके अलावा आप यहां पर क्या वर्ड लिखेंगे, प्रीमियम या फिर लॉस ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट, प्रीमियम या फिर क्या, लॉस ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू, किसको पैसा दिया जाएगा बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर। क्या हो जाएगा इसमें नरेशन, बीइंग अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर एट प्रीमियम। लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहां पे अगर 10 रुपए का फेस वैल्यू था तो यहां 10 पे हो रहा होगा, और इस वाले केस में 10, 2 और कितना, 12। क्लियर है यहां तक की बात, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात से। सो सेकंड पॉइंट में अमाउंट ड्यू हो गया, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अगर कभी भी ऑनलाइन क्लास में क्लास पॉज हो जाए तो एक बार बैक जाकर दोबारा एंटर कर जाया करो, कई बार नेटवर्क इशू की वजह से ऐसा हो जाता है, तो क्लास वापस चल रही होती है, आप सिर्फ बैक जाकर एंटर कर जाइए। सो जी, फर्स्ट पॉइंट में फुली पेटा बना लिया, सेकंड पॉइंट में क्या कर दिया, अमाउंट ड्यू। अब आ रही है बात किसके बारे में, थर्ड। क्या लगता है क्या होना चाहिए अगला पॉइंट, पेमेंट कर दो सीधा, सीधा अरेंजमेंट, क्या कुछ नहीं करना। इन सब को करने के लिए पैसा कहां से आएगा, ये सोचना पड़ेगा ना आपको। और आपके लिए पैसा कहां से आएगा, आपने उसके लिए 3 सोर्स लिखी हैं, कौन कौन सी, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम और न्यू इश्यू, ये लिखा है ना आपने। और इनमें कॉम्बिनेशन भी बन सकता है, फ्री रिजर्व और न्यू इश्यू का कॉम्बिनेशन बन जाए, कुछ पैसा अपना यूज कर लिया। फ्री रिजर्व का मतलब क्या, अपना पैसा, न्यू इश्यू का मतलब क्या, बाहर से लाया हुआ पैसा। अगर अपने पैसे कम हैं तो कहां से लेके आऊंगा, बाहर से, ऐसा भी हो सकता है। तो अपने पास थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे शेयर्स का, डिबेंचर्स नहीं आएंगे फिर से। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे बेटा इक्विटी की जगह प्रेफरेंस भी तो आ सकता है, और अगर इक्विटी भी लाते हो तो डिफरेंट क्लास डिफरेंट काइंड का आना चाहिए, सेम क्लास सेम काइंड नहीं। हाँ जी यश, मैंने बेटा पहला जो सेकंड पॉइंट अभी आपके साथ डिस्कस किया है वो सिर्फ ये डिस्कस किया है कि हम जो अमाउंट ड्यू करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर को वो 2 तरह से कर सकते हैं, या तो पार पे या प्रीमियम पे। अगर पार पे कर रहे हैं तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, नॉर्मल एंट्री। और अगर यही प्रीमियम पे हो जाएगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ साथ एक और एक्स्ट्रा चीज जाएगी आपकी जेब से, दैट इज प्रीमियम, या फिर लॉस ऑन बायबैक का वर्ड मेंशन कर सकते हैं वहां पर, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। थर्ड अमाउंट बेटा थर्ड में लिखिएगा बेटा क्रिएशन ऑफ, क्या क्रिएट करना पड़ेगा आपको, सीआरआर, क्रिएशन ऑफ सीआरआर। पहले लिखेंगे इसके बारे में। Whenever दीप्ति बेटा सब डिस्कस करूंगा, बेफिक्र रहो, सारी बातें बताऊंगा, न्यू इश्यू में क्या क्या आएगा सब लिखवाऊंगा। अभी हम सिर्फ सीआरआर की बात करेंगे पहले। Whenever company purchase its own equity share
whenever company purchase its own equity share out of free reserves, then company should create a reserve known as, क्या नाम होगा बेटा इसका, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. It is created to provide सिक्योरिटी टू, किसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है आपने, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. इट इज क्रिएटेड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स and we can use securities premium for the creation of CRR because section 52 subsection 2 of Companies Act 2013 permits to use securities premium for buyback of equity share. So Companies Act 2013 permits to use securities premium for buyback of equity shares. नाउ अब जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए, क्या बनाना है आपको, एक रिजर्व. कौन सा रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सीआरआर. जो सीआरआर बनेगा वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, बोलिए. कोई भी रिजर्व जो बनता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है. अच्छा, बनाना कौन से रिजर्व से है, फ्री रिजर्व से या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम से. तो यहां पर जब आप रिजर्व बनाएंगे तो आपके पास जर्नल एंट्रीज के अकॉर्डिंग क्या एंट्री बनेगी, एंट्री बनेगी कौन सा रिजर्व लेना है, फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, और कौन सा ले सकते हैं बेटा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट. 2 क्या बनाया आपने, सीआरआर अकाउंट. Section 52 subsection 2 allowed to use securities premium. क्या नरेशन होना चाहिए इसका, being CRR created out of, या तो फ्री रिजर्व से बनाया होगा या सिक्योरिटीज प्रीमियम से बनाया होगा. लेकिन सीआरआर जब बना रहे हो तो उसके लिए वर्किंग क्या होगी, सीआरआर जो बना रहे हो उसके लिए वर्किंग क्या होगी, ध्यान से देखिएगा. अमाउंट रिक्वायर्ड एज कैपिटल, अमाउंट रिक्वायर्ड एज कैपिटल माइनस, आपको याद है ये हमने सेम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में भी किया है. वहां पर हम क्या माइनस करते थे,
प्रोसीड्स ऑफ न्यू इशू। एक्चुअली में प्रोसीड्स ऑफ न्यू इशू नहीं था, लोअर वैल्यू ऑफ न्यू इशू था। क्योंकि जब हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते थे तो प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन के लिए आप सिक्योरिटी भी हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन क्या बायबैक के लिए कर सकते हैं? क्या बायबैक के लिए, रिडम्पशन ऑफ बायबैक करने के लिए क्या आप सिक्योरिटी भी यूज कर सकते हैं? अलाउड है, यस। तो यहां पर आप लिख सकते हैं प्रोसीड्स ऑफ न्यू इश्यू। ये अभी मैं क्यों माइनस करा रहा हूं, या फिर मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूं कि आपको ग्रुप 1 वाला याद है, वो सब बेकार की बातें होंगी। मैं इसके बारे में आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगा प्रॉपर कि ये कैसे, क्यों यहां पे लिखा जा रहा है, इसकी वर्किंग कैसे होगी। अभी सिर्फ आपको यही पता है कि हाँ एक एंट्री है और उस एंट्री के लिए वर्किंग ऐसे करनी है, बट वो वर्किंग का एक्चुअल लॉजिक क्या है वो थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। सो अमाउंट रिक्वायर्ड एज कैपिटल माइनस प्रोसीड्स ऑफ न्यू इश्यू। ये प्रोसीड्स ऑफ न्यू इश्यू ही क्यों है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब डिस्कस करेंगे। फिर से बोलो। पहले फ्रीज अप फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम लीजिएगा। आइए मेरे पास, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि हम क्यों बना रहे हैं। इसी के नीचे आप हेडिंग डालेंगे रीजन फॉर बेटा, उसके लिए हमारे पास ना एक और चीज भी है, जो आप प्रीमियम ऑन बायबैक राइट ऑफ करने वाले हो ना, वो भी सिक्योरिटी प्रीमियम से होगा। तो उस खर्चे के लिए मैं वहां से करने वाला हूं, तो वहां पर एडजस्ट हो जाएगा। लीजिए बेटा, आपके यहाँ रीजन फॉर क्रिएशन ऑफ सीआरआर, ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैं उन्हीं एग्जाम्पल्स की हेल्प लेने वाला हूं जो हमने कभी ग्रुप 1 में भी यूज किए थे। अगर आपने ग्रुप 1 का पार्ट कर रखा है मेरे साथ तो वो डिस्कस आपको लगेगा सेम बात हम दोबारा से पढ़ रहे हैं, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, तो वो सारी बातें आपके सामने सिंपल तरीके से आप तक पहुंचेंगी। हम सीआरआर क्यों बना रहे हैं? टू प्रोवाइड सिक्योरिटी। किसको सिक्योरिटी देनी है हमें? और वो सिक्योरिटी कैसे चेक होगी वो देखना है। टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ये लीजिएगा, सबसे पहले केस 1। हम क्या करने वाले हैं? सिक्योरिटी चेक करने वाले हैं एक तरह से बिफोर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। सिक्योरिटी चेक हो रही है किसकी? क्रेडिटर्स की, बिफोर बायबैक। बेटा एक बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल है आपके पास 2 लाख, आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस है 1 लाख, और आपके करंट लायबिलिटी दैट इज क्रेडिटर्स कितने हैं? 1 लाख। आपके पास एसेट्स कितने हुए टोटल? 4 लाख। बहुत ध्यान से सिंपल सी बात सुनिएगा। अगर इन केस कंपनी बंद होने लगे तो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले पेमेंट किसकी होगी? बोलिए, किसकी पेमेंट होगी बेटा? क्रेडिटर्स की, करंट लायबिलिटीज की। और तो कुछ यहां पे है नहीं हमारे पास, कोई डिबेंचर्स नहीं है और कुछ नहीं है। लेकिन मैं अगर बायबैक करूं तो बायबैक में तो पैसा पहले किसका चला जाएगा? इक्विटी वालों का। तो क्रेडिटर्स सिर्फ ये चाहते हैं कि भाई आप बायबैक वालों को पेमेंट करो, इक्विटी वालों को पेमेंट करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना कैश हमारे लिए बिफोर बायबैक था, जितने एसेट्स हमारे लिए बिफोर बायबैक थे, उतने ही आफ्टर बायबैक भी हों। मतलब हमारे लिए जो फाइनेंशियल एफर्ट्स हैं, फाइनेंशियल वैल्यू है, वो कम नहीं होनी चाहिए। लेट्स से ध्यान से देखिएगा,
मेरे पास इस वक्त पर एसेट्स कितने हैं? 4 लाख। ठीक है, अभी कोई बायबैक नहीं हो रहा, कोई वाइंडिंग अप नहीं हो रहा। अभी सिंपल सा पॉइंट, क्या मैं इस एसेट्स में से इस 1 लाख रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूं डिविडेंड के नाम पे? प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या? फ्री रिजर्व। और फ्री रिजर्व का मतलब क्या? जो आप यूज कर सकते हो फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर मैं बोलूं जी मैं यहां से माइनस कर रहा हूं क्या? प्रॉफिट एंड लॉस, किस पर्पस के लिए? डिविडेंड के लिए। तो कितना पैसा निकल जाएगा? क्या क्रेडिटर रोक सकते हैं इस पैसे को? तो इसका मतलब इन्हें इस 1 लाख को निकलने से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए यहां पर कितना बैलेंस बचा? मैं कह सकता हूं एक तरह से एसेट्स अवेलेबल 3 लाख। और अगर अब क्रेडिटर की पेमेंट की बारी आए तो कितने की बेटा करंट लायबिलिटी है? करंट लायबिलिटी है 1 लाख। तो 1 लाख के लिए कितना एसेट्स अवेलेबल है? 3 लाख। तो इसका मतलब कितना गुण, कितने टाइम्स सिक्योरिटी है? तो सिक्योरिटी अगर देखी जाए तो 3 टाइम्स फंड्स अवेलेबल हैं आपके 1 लाख के लिए। पॉइंट समझ में आता है? अभी कोई बायबैक की बात नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। बिफोर बायबैक ये फाइनेंशियल पोजीशन है इस कंपनी की, उनके क्रेडिटर की पेमेंट के लिए 3 गुना, 3 टाइम्स फंड्स अवेलेबिलिटी है। और अब क्रेडिटर यही चाहते हैं जी आप पेमेंट जिस मर्जी की करो, ये 3 टाइम्स से कम नहीं होना चाहिए, बस हमें इतना चाहिए। पॉइंट समझ में आता है? यहां तक का नोटिंग अभी कुछ नहीं करनी है, सिर्फ केसेस को देखते जाना है आपने। एक एक करके हम केसेस की बात करेंगे। अब ये लीजिए, केस 2 आ गया। केस 2 कहता है कि हम क्या करेंगे? बायबैक। एक बात बताओ, कितना बायबैक कर सकता हूं मैक्सिमम? 25%। लेट्स से मैं इक्विटी का, फिलहाल इक्विटी का ले रहा हूं, 2 लाख का 25% कितना हुआ? 50,000। तो हम बायबैक कर रहे हैं ऑफ ₹50,000 विदाउट क्रिएशन ऑफ, क्या बनाए? CRR। मैं CRR नहीं बना रहा, मुझे नहीं पता इस कॉन्सेप्ट के बारे में, तो मैंने बिना CRR बनाए क्या कर दिया? बायबैक। तो चेक करो अब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या क्या फर्क पड़ेगा इस वजह से। अगर आप बायबैक करें और CRR ना बनाएं तो क्या क्रेडिटर्स की जो सिक्योरिटी थी उसमें कोई फर्क आएगा या नहीं आएगा, वो आपके सामने रखने वाला हूं। सेम वैल्यूज रहेंगी, आपको सिर्फ समझना है। कितना था बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल? कितना था प्रॉफिट एंड लॉस? कितनी थी करंट लायबिलिटी? कितने थे एसेट्स? 4 लाख। अगर मैं 50,000 का बायबैक करूं तो बताओ मेरी फाइनेंशियल पोजीशन में क्या क्या चेंज आएंगी? एसेट कम हो जाएंगे। कितने? 50,000। एसेट कितने बचेंगे? ये लीजिए, ध्यान से देखिएगा, वैल्यू को समझना। ये लीजिए, मैंने 50,000 पेमेंट कर दी, कितना बचा? 3.5 लाख। कहीं और भी चेंज होगा? कितना हो जाएगा? ये लीजिए 1.5 लाख। कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक का पॉइंट क्लियर है? अब बताइए यहां पर सिक्योरिटी चेक में एसेट्स कितने? 3.5 लाख। कोई दिक्कत? माइनस प्रॉफिट एंड लॉस कितना? पूरा फ्री पड़ा है ना? कितना? 1 लाख। बेटा एसेट अवेलेबल कितने? 2.5 लाख। करंट लायबिलिटी कितनी? 1 लाख। सिक्योरिटी कितनी? 2.5 टाइम्स। समझे बात को? अगर आप बायबैक करते हैं बिना CRR तो इसका मतलब आपकी सिक्योरिटी 3 गुना से कितनी हो गई है? 2.5 टाइम्स। ये दिक्कत है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। वो चाहते हैं कि आप सिक्योरिटी को 3 टाइम्स पे ले आओ, जैसे मर्जी लाओ। केस 3 देखना, केस 3 आपको यह बात समझाएगा कि अगर हम क्या नाम है CRR बनाएं तो हमारे सिक्योरिटी में फर्क पड़ता है या फिर नहीं पड़ता। केस 3 बायबैक कितने का? ऑफ ₹50,000 विद क्रिएशन ऑफ, क्या चीज क्रिएट किया आपने? CRR।
ये लीजिए, फिर से मैंने एक बैलेंस शीट बनाई है आपके लिए, उस बैलेंस शीट में सेम वैल्यूज रखूंगा। क्या क्या था बेटा? इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 2 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 1 लाख। करंट लायबिलिटी कितनी? 1 लाख। एसेट्स कितने? 4 लाख। तो आप क्या कह रहे थे मुझे, क्या करना है वापस? इक्विटी का पैसा कितना जाएगा, कितना बचेगा? ये कितना बचेगा? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत है किसी को इस बात से? और जितना आपने इसकी पेमेंट के लिए यूज किया है उतना ही अमाउंट कहां से निकालूं? फ्री रिजर्व से। ये हटाऊं, ये कितना बचेगा? 0.5 लाख। और एक नया रिजर्व कितना आ जाएगा? 0.5 लाख। और अगर आप सबको याद है, सीआरआर का सिर्फ एक ही यूटिलाइजेशन हुआ करता था, बोनस इश्यू। इसका मतलब सीआरआर कभी भी कैश की फॉर्म में बाहर नहीं जा पाएगा। तो अब अगर मैं अपनी एसेट्स को चेक करूं, बताना बेटा एसेट्स क्या थे? 3.5 लाख माइनस क्या करूं? प्रॉफिट एंड लॉस, क्या चीज? डिविडेंड, कितना? 0.5 लाख। अब है ही नहीं 1 लाख। और अब मेरे पास एसेट्स अवेलेबिलिटी क्या है? अब मेरे पास एसेट्स अवेलेबिलिटी है कितनी बेटा? 3 लाख। और इसको डिवाइड किया किससे? करंट लायबिलिटी से। कितनी बनी बेटा? 1 लाख। तो बेटा सिक्योरिटी आपके हिसाब से क्या है? क्या सिक्योरिटी मेंटेन्ड है? और ऊपर वाले केस में सिक्योरिटी मेंटेन थी क्या? यहां वाले केस में आपकी सिक्योरिटी क्या हो गई थी? रिड्यूस। बात समझ में आती है? कोई दिक्कत इस बात से? तो पॉइंट क्या है समझने का कि जब जब आपने पैसा वापस किया और वो पैसा आपका अपना जोड़ा हुआ पैसा गया है, सेविंग्स गई हैं, फ्री रिजर्व गए हैं, तो आपको हमेशा क्या बनाना पड़ेगा? एक सीआरआर। क्या लगता है अगर मैं बाहर से पैसा लाऊं तो होगा ऐसा? तो क्या मुझे सीआरआर बनाने की जरूरत है या नहीं है अगर मैं बाहर से पैसा ले आऊं? चेक करें एक बारी। ये केस 3 हो गया। केस 3 में कोई डाउट किसी को है तो बोलिए बेटा। ऑनलाइन से भी कोई डाउट या किसी बच्चे को यहां पर कोई डाउट है बताइए, अगर केस 3 से कोई डाउट है तो। डन यहां तक की बात? कोई दिक्कत नहीं? केस 4, ये लीजिए केस 4 देखिएगा। अब मैं क्या करने वाला हूं? बायबैक करने वाला हूं ऑफ रुपीज कितना? 50,000 आउट ऑफ क्या चीज? न्यू इश्यू ऑफ रुपीज कितने का? 50,000 का। क्या लेकर आया? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये लीजिए चेक करिएगा। फिर से फाइनेंशियल पोजीशन वैसे ही बनाऊंगा। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 2 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 1 लाख। करंट लायबिलिटी कितनी? 1 लाख। और एसेट्स कितने? 4 लाख। क्या करना है आपको? इक्विटी शेयर्स का बायबैक करना है। और उस बायबैक के लिए पैसा अपनी जेब से निकाल रहे हो या बाहर से ला रहे हो? कितना बाहर से लाए हो? 50,000। तो ये 4 लाख कितना हो जाएगा? 4.5 लाख। कोई दिक्कत? क्लियर है? और यहां पर एक चीज आ जाएगी, पीएससी कितने का? 0.5 लाख का। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? अब आप क्या करने वाले हो? बायबैक। बायबैक करने के बाद कितना बचेगा? इक्विटी चला गया। देखो ये वाला क्या आया था? प्लस पीएससी। और ये वाला क्या गया है? माइनस ईएससी। और यहां पर ईएससी भी कितना बचेगा? 1.5 लाख। तो आप बताओ सीआरआर बनाओ या ना बनाओ? क्यों ना बनाओ सीआरआर? क्योंकि मैंने अपना पैसा यूज ही कहां किया? मैं बाहर से लाया और वापस दे दिया। बात समझ में आई? तो अब एसेट्स चेक करिए। कितने एसेट्स बोलोगे बेटा? 4 लाख। कितना डिविडेंड के नाम पे दे सकते हो? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और आपके पास जो एसेट्स बच गए वो कितने हैं? 3 लाख। क्रेडिटर्स कितने आपके? 1 लाख के। तो आपकी सिक्योरिटी आज भी कितनी है? 3 टाइम्स। कोई दिक्कत? पॉइंट क्लियर है? और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब अपना पैसा निकलेगा तभी कंपनी को और क्रेडिटर्स को दर्द होगा और आपको क्या बनाना पड़ेगा? एक सीआरआर।
और एक लास्ट केस और बताऊंगा। लास्ट केस किस चीज का होना चाहिए आपके हिसाब से? हमने विदाउट सीआरआर देख लिया, विद सीआरआर देख लिया, विद न्यू इश्यू देख लिया, अब इन दोनों का क्या बनाए? कॉम्बिनेशन। तो अब हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं बायबैक ऑफ रुपीस। कितना बेटा बायबैक? 50,000, जिसमें आउट ऑफ न्यू इश्यू कितना है? कितना रखो न्यू इश्यू बेटा? 30,000। लीजिए न्यू इश्यू कितना लिया आपने? 30,000। क्लियर है यहां तक की बात? और अब बैलेंस शीट देखिएगा। इक्विटी कितना था बेटा? 2 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस कितना था? 1 लाख। करंट लायबिलिटी कितनी थी? 1 लाख। एसेट्स कितने थे? 4 लाख। टोटल बताइए सबसे पहले क्या होगा? न्यू इशू कितना आया? 30,000। एसेट में चेंज आएगा, कितना हो जाएगा? 4.3 लाख। कोई दिक्कत? फिर कुछ और भी आएगा? पीएससी कितने का? 0.3 लाख का। बैलेंस शीट टैली कर रही है। और कुछ करना है? पहले बायबैक करना है। कितने का बायबैक? 50,000 का। ये कितना हो जाएगा? 3.8 लाख। और कुछ कम होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा 1.5 लाख। कुछ बनाना भी है क्या? सीआरआर कितने का बनाऊं? 20,000 का। प्रॉफिट लॉस से क्या करूं? कम। कितना बचा? 0.8 लाख। और यहां क्या आ गया? सीआरआर कितने का? 0.2 लाख का। बात क्लियर है? और अब बताइएगा आप मुझे, एसेट्स कितने के बेटा? 3.8 लाख। कितना आप यूज कर सकते हो? बोलो ना, कितना यूज कर सकते हो आप? डिविडेंड के नाम पर सिर्फ प्रॉफिट लॉस जो दे पाओगे वो कितना है? 0.8 लाख। कितना बचा? 3 लाख। और ये आपके लिए आ गया एसेट्स अवेलेबिलिटी में। और डिवाइड किससे कर रहे हो बेटा? करंट लायबिलिटी से। कितने की थी? तो यहां पे अब सिक्योरिटी अभी भी कितनी है? 3 टाइम्स। आई बात समझ में? बट जब जब आपके पास अपना पैसा यूज होगा ना, तभी सीआरआर चाहिए। ना मुझे ज्यादा बनाना है ना मुझे कम बनाना है। जितना फ्री रिजर्व निकालना है सिर्फ उतना बनाना है। बात समझ में आई? तो अब आइए केस 1 से लेकर केस 5 आपने नोट करना है। यहां से ये एंट्री नोट कर चुके थे हम सब। तो रीजन फॉर क्रिएशन से शुरू करिएगा। हाँ जी। सर हम न्यू इश्यू ज़्यादा का भी ला सकते हैं बेटा। दीप्ति क्वेश्चन बताएगा या फिर आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन में आपके रिजर्व्स होंगे उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि कितने का न्यू इश्यू आएगा। क्वेश्चन ने बता दिया तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन नहीं बता रहा है तो फिर जितने फंड्स की रिक्वायरमेंट बाहर से लाने की बनेगी उसके हिसाब से करेंगे। कुणाल 2 लाख का नहीं बेटा, 20,000 का बनेगा। 0.2 लाख बोलो आप। अच्छा 0.2 ही लिखा आपने, ठीक है 0.2 ही है, ठीक है। लीजिए बेटा नोट करना शुरू कर दीजिए। किसी को कोई और डाउट है ऑनलाइन से तो बता दीजिए बेटा। मजिबुल ये 3 टाइम्स सिक्योरिटी सिर्फ एग्जाम्पल है, लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हर कंपनी के अपने अपने फंड्स के बेसिस पर सिक्योरिटी डिसाइड होगी। 3 टाइम्स सिर्फ एग्जाम्पल है, अजम्पशन है और कुछ नहीं है। लॉ के अकॉर्डिंग कुछ नहीं है ऐसा। मतलब सिक्योरिटी तो है लेकिन ये 3 टाइम्स नहीं है। हाँ जी देखो अगर बढ़ेगा तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट उस केस में पर पॉइंट ये है कि आप यूटिलाइजेशन क्या कर रहे हो। आप सिक्योरिटी भी यूज कर लो, बढ़ जाएगा। सर इन एनी केस सीआरआर एफआर से ज्यादा हो सकता है। बेटा आप जो सीआरआर बना रहे हो वो एफआर से ही बना रहे हो, तो फिर कंपैरिजन नहीं बनता आपस में उनका। एफआर कन्वर्ट होकर ही सीआरआर बन रहा है।
केस 1 हो गया पूरा सबका?
हाँ जी बेटा, 5 के 5 केसेस नोट हो गए सबके, करें आगे फिर। तो अभी तक हमारा सीआरआर वाला टॉपिक जो शुरू हुआ था वो कंप्लीट हुआ है, लेकिन इसमें एक बात अभी और बतानी बाकी है। ऑल्दो आपको वो बात पता है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसका क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है साथ साथ, तो उसके बारे में भी हम लिखेंगे। इसी के नीचे आप लिख लीजिएगा यूटिलाइजेशन ऑफ सीआरआर। केस 5 के नीचे ही आप लिखेंगे क्या? यूटिलाइजेशन ऑफ सीआरआर। बेटा ऑनलाइन वाले कंफर्म करो क्या सारा नोट हो चुका है आपका यहां तक? यश, उस पॉइंट के रिगार्डिंग आप ना मुझे क्लास के बाद व्हाट्सएप करना, अगर अभी भी वो दिक्कत है तो आप मुझे क्लास के बाद व्हाट्सएप करना, ठीक है? थोड़ा स्लाइड कर दूं, चेंज हो गया सबका यहां तक? चलिए सो आगे आते हैं। आगे थोड़ा सा पॉइंट लिखना बाकी है, ऑल्दो हम सबको चीज़ ग्रुप 1 में पढ़ाई गई है, लेकिन फिर भी यहां पर हमें ज़रूरी है कि हम उसके बारे में लिख लें। यूटिलाइजेशन ऑफ सीआरआर। It can be utilized only for, किसके लिए बेटा? फुल्ली पेड बोनस शेयर। ये बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको याद हो बोनस के अंदर बोनस कॉल भी हुआ करती थी, और बोनस कॉल के लिए सीआरआर अलाउड नहीं था। सो इट कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर इशूइंग fully paid bonus share। और इसके लिए आपकी जर्नल एंट्री क्या एंट्री हुआ करती थी बेटा बोनस शेयर्स के लिए? याद है कुछ? सबसे पहले आप कौन सा यूज करते थे? उसके अलावा सिक्योरिटीज प्रीमियम कर सकते थे, कैपिटल रिजर्व कर सकते थे, और कैपिटल रिजर्व के बाद जो हम करते थे वो क्या था? ये देखो, सिर्फ इसीलिए कि कई बार बायबैक के बाद कोई बोनस का पॉइंट डाल दे क्वेश्चन, तो ये पॉइंट हो रहा है आपके लिए। अच्छा, इन दोनों के लिए एक पॉइंट और भी था, ये कैसे होने चाहिए थे? कैश रियलाइज्ड। और 2 क्या लिखूं? टू बोनस इश्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। इसको हम बोलते थे बीइंग, क्या बोनस इश्यू हो गया या फिर बोनस इश्यू अनाउंस हुआ है? सिर्फ बोनस इश्यू अनाउंस्ड। ये आपका सिर्फ बोनस इश्यू अनाउंस्ड हुआ है। और इसके बाद अगली ही एंट्री में बोनस इश्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू क्या किया जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग बोनस शेयर्स इश्यूड। तो अब मैं कह सकता हूं कि मेरा वो सीआरआर वाला 3rd पॉइंट अब कंप्लीट हुआ है पूरा। इसमें मैक्सिमम जो जो चीजें आपसे पूछ सकता है वो सब यहां पर आ गई। एक नोट और लिख लो, वैसे तो आप लोगों ने फिर से भूल जाना है, कंफर्म बात है ये। फ्रीज अब हमें याद नहीं रहते। जब भी फ्रीज अब कोई पूछे तो हम क्या बोलते हैं? जो किसी भी पर्पस के लिए यूज हो सकता है। तो लिख लीजिए फ्रीज अप का मतलब क्या था? इट मीन्स दोज रिजर्व्स which are available for किसके लिए बेटा? distribution as dividend,
which are available for distribution as dividend. और एग्जाम्पल के लिए कुछ नाम भी बता दो. जनरल रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा मिले, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट लिखा मिले, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखा मिले, सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L लिखा मिले, और कुछ डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व ये लिखा मिले. ये पता है ना क्या होता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन, या नहीं पता? तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन के लिए पहले सुन लीजिए क्या होता है. हम अपने पास फ्री रिजर्व्स क्रिएट कर सकते हैं या होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, जनरल रिजर्व है, वगैरह वगैरह. अगर कंपनी रिजर्व ना बनाए तो क्या उसे डिविडेंड की तरह बांट सकती है? जो फ्री रिजर्व है क्या डिविडेंड की तरह बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता है. बढ़ सकता है. नहीं बांटोगे तो फ्री है, बांट दिया तो खत्म हो जाएगा. चलो इस साल बांट दिया, अगले साल फिर डिविडेंड देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा. लेकिन अगले साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो पॉइंट समझ में आया मेरा? तो कंपनी अगले साल के लिए अनसर्टेनिटी समझते हुए इसी साल एक रिजर्व बना लेती है, क्या? डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व. अगर इन फ्यूचर कभी ऐसा हो जाए कि प्रॉफिट कम हो जाए बट हमें डिविडेंड को मेंटेन करना है, तो हम अपने पुराने डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व को यूज कर डिविडेंड को क्या कर सकते हैं? इक्वलाइज. तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व ये एक तरह से वही हो गया. आप सबने एक टॉपिक पढ़ रखा है डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व्स, ये वही वाला बात हो गई. उसके अलावा क्या WCR यूज हो सकता है? WCR का फुल फॉर्म? अगर उसका क्लेम निकाल दूं उसके बाद पैसा बच जाए तो क्वेश्चन बोले जी इसका क्लेम इतना बाकी फ्री है, बट वो क्वेश्चन बोलता है हम अपनी मर्जी से WCR को फ्री नहीं मान सकते. तो यहां पे लिख लीजिए WCR आफ्टर adjustment of claim if question specify. अपनी मर्जी से फ्री नहीं मानना है उसे. H पॉइंट एक और ऐसे ही होता है IFR आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ कौन से बेटा? फ्लक्चुएशन. इफ क्वेश्चन स्पेसिफाई. सेम फिर यहां पे भी वही पॉइंट है. वैसे तो एक वर्ड जो है वो FM का चलता है, रिटेन्ड अर्निंग्स. हमें अकाउंट्स में रिटेन्ड अर्निंग बस बहुत ही कम ही मिलेगा, लेकिन फिर भी लिखने में कुछ नहीं जाता, कई बार मिल जाए कहीं पर लिखा हुआ. तो रिटेन्ड अर्निंग्स रिजर्व का ही दूसरा नाम है और कुछ नहीं है. रिटेन मतलब अर्निंग को रिटेन करा हुआ है आपने. नहीं, FM वाले यूज करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, और कुछ नहीं. हम अकाउंट्स में रिटेन अर्निंग वर्ड यूज नहीं करते, हमारे यहाँ रिजर्व भी चलते हैं, लेकिन FM वाले उसको रिटेन अर्निंग्स के नाम से बोलते हैं. और एक और क्या बेटा? कुछ भी any other reserve specified by question. मजिबुल IFR का फुल फॉर्म है बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. बेटा दीप्ति का एक सवाल है, क्या रिवैल्यूएशन रिजर्व आएगा फ्री रिजर्व में? नहीं. रिवैल्यूएशन रिजर्व सिर्फ रिवैल्यूएशन लॉसेस को ही राइट ऑफ कर सकता है, वो कभी भी डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता. और पहली बात तो ये कि वो कभी भी कैशलाइज नहीं होता है.
सो रिवैल्यूएशन रिजर्व अगर आप चाहो तो अपने पास लिख सकते हो नोट बनाकर, रिवैल्यूएशन रिजर्व विल नॉट बी कंसिडर्ड एज फ्री रिजर्व। हाँ जी, यहां तक कंप्लीट सब कुछ कर सकते हैं, आगे की बात। चलिए, तो हमारा थर्ड टॉपिक कंप्लीटली हो गया है, बिल्कुल कंप्लीटली खत्म हो गया है, जिसमें हमने सीआरआर की पूरी डिटेल में बात कर ली है। एंट्री शुरू यहां से हुई थी, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज पीएम टू सीआरआर। इसके अलावा अब है हमारे पास फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट की हेडिंग लिख रहे हैं आप, इश्यू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज। ये फोर्थ मेन पॉइंट है बेटा, जो जर्नल एंट्रीज का शुरू हुआ था। इश्यू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज। इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा, डिबेंचर्स लिख कर काट देना है। इक्विटी शेयर कैपिटल भी डिफरेंट क्लास का होना चाहिए। अगर आप इक्विटी शेयर्स का बायबैक कर रहे हो और वही इश्यू कर दिया दोबारा से, तो फर्क क्या पड़ा फिर? तो जनरली हमें क्वेश्चन में हमेशा क्या मिलने वाला है? पीएससी। अच्छा, इश्यू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज किस पे आ सकता है इश्यू? पार पे आएगा, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे? शेयर डिस्काउंट पे आते ही नहीं है। डिबेंचर आ सकते हैं, लेकिन डिबेंचर कंसीडर करने नहीं है। तो यहां पर दो तरह से आपका इश्यू आ सकता है, एक तो एट पार। पार के लिए एंट्री बताओ बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। या फिर क्या? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो भी होगा। डिफरेंट क्लास का मतलब बेटा देखो, 10 रुपए का शेयर था, अब मैं 10 रुपए वाला ही शेयर दोबारा इश्यू करूं तो सेम क्लास में काउंट हो जाएगा, उससे डिफरेंट होना चाहिए, यानी 100 वाला हो जाए या कुछ इस तरह से। दूसरा, प्रीमियम पे क्या हो सकता है बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और एक और चीज क्या आएगी? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और इसे करने के लिए एक वर्किंग करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड। अब याद करो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में भी ऐसे ही निकाला था। ऊपर क्या लिखते थे? कौन सा अमाउंट रिक्वायर्ड? टोटल नहीं, अमाउंट रिक्वायर्ड एज कैपिटल माइनस सीआरआर, गुड, माइनस सीआरआर द होल डिवाइडेड बाय, वहां करते थे फेस वैल्यू, यहां फेस वैल्यू नहीं करेंगे, यहां इश्यू प्राइस। क्यों? क्योंकि यहां सिक्योरिटी पीएम यूज हो सकता है। वहां पर जब आपके पास मिनिमम बैलेंस की बात आया करती थी, इश्यू प्राइस ऑफ शेयर। पॉइंट क्लियर है यहां तक का? सो न्यू इश्यू भी आ गया। ऑल्दो इस वर्किंग को भी मैं अभी समझा नहीं रहा हूं, सिर्फ लिखवाई है, इसके एग्जाम्पल करेंगे तब ये वर्किंग समझ में आएगी। पॉइंट नंबर 4 के बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 5, बेटा आप या आपके पेरेंट्स भी जो सेविंग्स होती है उन्हें क्या करते हैं? घर में तिजोरी में बंद कर देते हैं, अलमारी में छुपा के रखते हैं। क्या करना चाहिए? इन्वेस्ट करना चाहिए। अब वो जो भी आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी आप वहां इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन आपका ध्यान सोचना, इमेजिन करना एक बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आपके पास रिजर्व है, और रिजर्व का पैसा आपके बैंक में होगा, बैंक में नहीं है तो कहां होगा? इन्वेस्टमेंट्स में होगा।
बैंक में नहीं तो कहां होगा? इन्वेस्टमेंट्स में होगा। अब आप कह रहे हो जी मुझे फ्री रिजर्व को यूज करके पेमेंट करनी है, तो फ्री रिजर्व का पैसा कहां पड़ा हुआ है? इन्वेस्टमेंट में। तो इन्वेस्टमेंट को पहले क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। तो हमारे पास क्वेश्चन बोल सकता है रिडम्पशन बायबैक करने से पहले आपको क्या करना है? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अपने पास पॉइंट नंबर 5 लिखेंगे सब। सिर्फ आपका जो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का तरीका है वो बदल जाता है बस, बाकी सारी बातें रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर वाली ही हैं। और इसमें कंडीशन का पॉइंट आएगा आगे जाकर। हाँ जी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बेटा पैसा आएगा या जाएगा? किसका जा रहा था? हाँ जी, इन्वेस्टमेंट भी जाएगी, पैसा भी जाएगा। वाह। सो बोलिए बेटा क्या आएगा बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आने के लिए। दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट आ रही है, जा रही है? इन्वेस्टमेंट होती क्या है आपके लिए? एसेट। एसेट का ओरिजिनल बैलेंस क्या होता है? इंक्रीज पे डेबिट, डिक्रीज पे। तो यहां पर क्या करना है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्या इसे बेचने में प्रॉफिट और लॉस हो सकता है? जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो आपका कौन से अकाउंट में जा रहा है? पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट। और अगर इन केस लॉस हुआ तो लॉस, डेबिट। दोनों में से एक ही चीज आएगी और वो बैलेंसिंग फिगर शो की जाएगी। अब भूमि बेटा यहां पे फेस वैल्यू क्यों यूज नहीं किया है थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। अभी वर्किंग करेंगे, अभी एंट्री कंप्लीट करने के बाद एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो फेस वैल्यू का रीजन क्या है, क्यों है, इश्यू प्राइस सब बताऊंगा। अभी मैंने वर्किंग नहीं समझाई है, सिर्फ लिखवाई है। बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। पॉइंट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? पॉइंट नंबर 6 क्या होना चाहिए? ड्यू तो पहले ही कर दिया था, अब क्या करेंगे? पेमेंट। पेमेंट से पहले एक काम और करना है, प्रीमियम राइट ऑफ। लिखिए अपने पास पॉइंट नंबर 6, राइट ऑफ। क्या चीज राइट ऑफ करने वाले हो? लॉस या फिर प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। सो जी वापस जाकर अपना सेकंड पॉइंट निकाल लीजिए एक बार फिर से, और सेकंड पॉइंट में चेक करिए जो प्रीमियम और जो लॉस था उसका आपने क्या इफेक्ट दिया था, डेबिट या क्रेडिट में? डेबिट में दिया था। अब आप उसे क्या करने वाले हो? क्रेडिट करने वाले हो, उसे राइट ऑफ करने वाले हो। बट उसे क्रेडिट करने के लिए कोई और चीज डेबिट में आएगी। कहां से आएगी बेटा? सिक्योरिटीज प्रीमियम से। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अगर ये कम पड़ जाए तो कहां से? फ्री रिजर्व से। 2 प्रीमियम या फिर क्या? लॉस ऑन बायबैक अकाउंट। आईसीएआई कई बार ऊपर वाली एंट्री में जहां मैंने प्रीमियम और लॉस लिखा है ना, वहीं सिक्योरिटी भी हम लिख देता है। अगर वैसा करते हो तो ये वाली एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर मैं ऊपर ही कौन सी एंट्री में? सेकेंड एंट्री में। एक बार सेकेंड एंट्री में पहुंचो सब एक बार। कुणाल अभी दिखाता हूं बेटा फिफ्थ पॉइंट दोबारा। अभी फिलहाल इस पॉइंट पे ध्यान दो। पॉइंट नंबर 2 में आपने यहां ये देखिए बी पॉइंट में चेक करिए क्या लिखा था? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट या लॉस ऑन बायबैक डेबिट। अब इस डेबिट को मैं नीचे आके क्या कर रहा हूं? और डेबिट किसे कर रहा हूं? सिक्योरिटीज प्रीमियम को। तो आईसीआई कहते हैं कि डायरेक्टली कर दो। आप इसी जगह पर काट कर क्या लिख दो? सिक्योरिटीज प्रीमियम। आप ऐसा भी करके आओगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि भाई सिर्फ सिक्योरिटी भी हम अगर कम हो तो फ्रीजर भी यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पर एक अकाउंट ओपन कर लो और नीचे जाके राइट ऑफ कर दो। एक एंट्री एक्स्ट्रा करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है और वो सही तरह से हो जाती है एंट्री, और जल्दबाजी नहीं रहती।
तो इसीलिए हम अलग से हमेशा एंट्री करके चलेंगे और यहां पर लिखेंगे बीइंग प्रीमियम ऑब्लिक लॉस ऑन बायबैक रिटर्न ऑफ। नरेशन लिख लीजिएगा इसकी। बीइंग प्रीमियम ऑब्लिक लॉस ऑन बायबैक रिटर्न ऑफ। कोई दिक्कत तो नहीं। और अब सिर्फ क्या बचा? पेमेंट बची। किसकी पेमेंट करी है आपने? इक्विटी शेयर होल्डर की। पॉइंट नंबर 7, पेमेंट टू किसको कर दी बेटा पेमेंट? इक्विटी शेयर होल्डर। क्या एंट्री होनी चाहिए इसके लिए? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, डेबिट टू बैंक अकाउंट। being amount paid to equity shareholder। बताओ बेटा, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? हमारा कॉन्सेप्ट वाइज विदाउट कंडीशन वाली बातें सारी हो गई हैं। मैंने कंडीशन की कोई बात नहीं करी आज, और अभी होगी भी नहीं। आज की क्लास में अभी भी नहीं होगी, नेक्स्ट क्लास में भी कंडीशन की कोई बातें नहीं होंगी। जो इसके बाद थर्ड क्लास आएगी उसमें कंडीशन की बातें शुरू होंगी आपकी। सो अगर यहां तक कंप्लीट है तो मैं आगे चलूं। कुणाल, मैं एडजस्टमेंट नंबर एंट्री नंबर 5 पे लगा रहा हूं, नोट जल्दी से कर लो। इन्वेस्टमेंट बेचा था हमने बस, और इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री बैंक टू इन्वेस्टमेंट। लॉस आएगा तो डेबिट, प्रॉफिट आएगा तो क्रेडिट। और जिनके पास अभी बुक नहीं है, ऑनलाइन लाइव में बुक नहीं डिलीवर हुई अभी तक आपके पास, तो मैंने ग्रुप में पीडीएफ शेयर किया था पहले ऑलरेडी, एक बार दोबारा से कर दूंगा ताकि आप सबके पास होमवर्क करने के लिए कोई एक्सक्यूज ना हो। और आप सबने टेस्ट भी प्रिपेयर करना है तो इसलिए वो भी जरूरी है। जिनका आज से फर्स्ट ज्वाइनिंग है तो आपको कितने लेक्चर अभी देखने पुराने? जिसमें से 2 लेक्चर आपको यूट्यूब पर लाइव हुए थे तो वहां से मिल जाएंगे, और 2 लेक्चर और रितु मैम के थ्रू आपको मिल जाएंगे। तो यानी कि 4 लेक्चर्स आप मैम से ले सकते हो। मैं इवन ग्रुप में दोबारा शेयर कर दूंगा 4 लेक्चर्स, तो आप बैकअप वहां से पूरा कर सकते हैं। एक और चीज, ये चीज वैसे मुझे बतानी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इमरजेंसी होती है, कई बार हमें छुट्टी लेनी पड़ती है, लेकिन वो इमरजेंसी छुट्टी आप मुझे बता कर लें। आज हमारा सर दर्द था, हम इसलिए नहीं आ सके। उस छुट्टी के लिए मैं फिर बैकअप नहीं दूंगा। ऐसे बैकअप है, इस पूरे बैच का बैकअप है पूरे एग्जाम खत्म होने तक। फेस टू फेस का, लाइव का, सबका है। लाइव वालों का लाइव वाली ऐप पे रहेगा, फेस टू फेस वालों के लिए एक अलग से एक ऐप ज्वाइन की जाएगी, करवाई जाएगी आपको उस पर बैकअप मिलेगा। लेकिन बिना वजह छुट्टी नहीं, क्योंकि अगर एक बार भी आपको ये आदत पड़ गई कि बैकअप तो मिल ही जाना है, छुट्टी कर लेते हैं आज, फिर आपको वो आलस घर से आने ही नहीं देगा। ये समझ लीजिए। अगर मुझे लगा कि आप जानबूझ के छुट्टी कर रहे हैं किसी भी रीजन से ऐसा, तो मैं आपका बैकअप नहीं दूंगा। मैं ये साफ बता रहा हूं पहले ही। छुट्टी करिए, इमरजेंसी होती है, मजबूरी होती है, बीमार होते हैं, लेकिन सर दर्द बीमारी नहीं होती। तो सर दर्द को बहाना ना बनाए। अगर चारों आज देख सकते हो तो नेक्स्ट क्लास दे दे टेस्ट। सर 6 जर्नल एंट्री एक्सप्लेन कीजिएगा। बेटा 6 एंट्री के अंदर बेटा जो आपने मजबूल जो एक्सपेंस था प्रीमियम और लॉस वाला, उसको राइट ऑफ किया है। जैसे कोई खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं, ऐसे ही इस खर्चे को जो प्रीमियम हम लॉस जो बियर कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स को बाय बैक करने में, उसको आप राइट ऑफ कर रहे हो। एक तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से, और दूसरा फ्री रिजर्व से, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो। पीडीएफ बेटा मैं यश अभी क्लास खत्म होने के बाद भेज दूंगा। और तो कोई पेंडिंग नहीं किसी का कुछ भी। 4th लगा दिया बेटा मैंने। प्लीज एक बार आप सब भी सारी एंट्रीज पे नजर डाल लो, क्योंकि मैं अब एग्जाम्पल लेने वाला हूं आपके साथ में, तो फिर कुछ बातें आपको
याद रहनी चाहिए। अभी तक मैंने दो चीजें नहीं समझाई हैं आपको, एक तो सीआरआर का अमाउंट कैसे निकालना है और एक नए शेयर्स को इश्यू करते वक्त क्या ध्यान रखना है। तो ये दो बातें अभी डिस्कस होने वाली हैं एग्जाम्पल के थ्रू। डन बेटा, सबकी नोटिंग हो चुकी है ऑनलाइन से? तो लीजिए, सबने कर लिया बेटा? एक बार एंट्री देख ली सबने? किसी एंट्री में कोई डाउट वगैरह कुछ भी पॉइंट है तो एक बार पूछ लो आप। इवन आप इसको घर जाके एक बार दोबारा रिवाइज भी करेंगे तो जो भी डाउट आएगा आप उसको पूछ सकते हैं। फिलहाल मैं आपके पास एक एग्जाम्पल से अपनी बात रखने वाला हूं। एग्जाम्पल कह लीजिए या केस 1 कह लीजिए, जिससे हमें ये टॉपिक समझ में आने वाला है। सो केस 1 हेडिंग लिख लीजिएगा बेटा। When details about new issue is not given. When details about new issue is not given. बेटा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल जो बायबैक होना है, कितने रुपए का बायबैक होना है? 5 लाख रुपए का। आपका प्रीमियम ऑन बायबैक कितना जाएगा? 50,000 रुपए। यानी कि अल्टीमेटली कितना हुआ? 10%। आपके पास कुछ रिजर्व्स हैं। सिक्योरिटीज पीएम कितना है? 40,000। आपके पास जर्नल रिजर्व्स भी है, कितने का है बेटा? 1,20,000। और आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस भी है, इसमें मिनिमम बैलेंस रखना है आपको। कितने का मिनिमम बैलेंस रखना है? 30,000। ये मिनिमम बैलेंस का मतलब क्या हुआ? इससे कम ना जाए जनरल रिजर्व 30,000 से, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं। मेरे पास प्रॉफिट लॉस है, कितने का है बेटा? 1,50,000। इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो मैं कर सकता हूं वो मैं कर सकता हूं सिर्फ कितना? 1,20,000। क्लियर है?